भी दोगुना है। इतने में कालू की दर्द भरी चीख सुनाई दी। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दादी ने मुझे कसकर सीने से लगा लिया। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। कुछ ही देर बाद चांदनी की रोशनी में उस भेड़िए का विशाल सिर खिड़की के पर्दे पर दिखाई देने लगा। अचानक छन्ना खिड़की का शीशा टूट गया। एक विशाल भेड़िए का सिर अंदर घुस आया और फिर वही माँ की आवाज, आरव बाहर आ जाओ। मैं और दादी धीरे धीरे पीछे हटे हुए कमरे की पिछली दीवार तक पहुंच गए। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं रोते रोते पास रखी एक लकड़ी की स्टूल उठा लाया। अगर वो अंदर आया तो उसी से लड़ूंगा। दादी ने भी अपनी सिलाई वाली बड़ी कैंची हाथ में पकड़ ली। उनकी आवाज कांप रही थी, आरव अगर वो अंदर आ गया तो मेरी चिंता मत करना, तू दरवाजा खोलकर भाग जाना। सुना है भेड़िया एक बार पेट भरकर खा ले तो फिर दूसरा इंसान नहीं खाता। अगर वो मुझे खा गया तो शायद तुझे छोड़ देगा। मैंने होंठ काट लिए ताकि रोने की आवाज बाहर न जाए। फिर आंसू रोकते हुए कहा, नहीं दादी, पहले आप भागिए। आपने मुझे इतने साल पाल पोस कर बड़ा किया है, अब अपनी जान बचाने का मौका आपको मिलना चाहिए। दादी गुस्से और दर्द से बोली, पगले कैसी बातें कर रहा है। तभी अचानक धाएं 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 बाहर लगातार गोलियां चलने की आवाज आई। पापा वापस आ गए थे। एक गोली भेड़िए की पिछली टांग में लगी। वो दर्द से जोर से गुर्राया, फिर एक छलांग लगाकर टूटी हुई दीवार से बाहर भाग गया। मैं और दादी वहीं जमीन पर बैठ गए। हम दोनों फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन असली सदमा तो अभी बाकी था। जब पापा ने दरवाजा खोला तो उनके हाथों में सिर्फ माँ के फटे हुए कपड़े थे। उनकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। टूटी हुई आवाज में उन्होंने कहा, मैंने रास्ते का एक एक कोना छान मारा लेकिन तुम्हारी माँ कहीं नहीं मिली। फिर शेरू उसकी गंध पकड़ते पकड़ते तुम्हारे मामा विक्रम के घर तक पहुंच गया। ये कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई। वो कई सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर बड़ी मुश्किल से बोले, आज दिन में जिस विक्रम से मेरी फोन पर बात हुई थी वो विक्रम नहीं था। तुम्हारे मामा और तुम्हारी माँ दोनों को उस दरिंदे ने बहुत पहले ही मारकर खा लिया था। मैं सोचता रहा कि उसका अड्डा जंगल में क्यों नहीं मिल रहा। असल में उसने तुम्हारे मामा के घर को ही अपना अड्डा बना लिया था। उसी ने तुम्हारे मामा की आवाज बनाकर मुझसे फोन पर बात की। पापा जोर से रो पड़े। मैं कितना बड़ा मूर्ख था, मैं पहचान ही नहीं पाया कि फोन पर विक्रम नहीं वो भेड़िया बोल रहा था। सिर्फ एक ही रात में पापा के सारे काले बाल सफेद हो गए। उन्होंने अपना पहले से रखा हुआ लकड़ी का ताबूत बाहर निकाला और उसमें माँ की बची हुई अस्थियां रखी। मैं और दादी ने भी कालू के शरीर को एक लकड़ी के बक्से में रखा और आंगन के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे उसे दफना दिया। सुबह होते होते पापा तेज बुखार से बेहोश होकर गिर पड़े। पूरी रात बर्फ में रहने की वजह से उनके दोनों पैर बुरी तरह जम गए थे। दाएं पैर की पिंडली में गंभीर शीतदंश फ्रॉस्टबाइट हो गया था। गांव के वैद्य ने कहा, संभव है कि पैर काटना पड़े लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनका पैर बच जाए। उधर शेरू के चारों पैर भी बर्फ में रहने से बुरी तरह घायल हो चुके थे। वो पापा के बगल में लेटा बस सांसें गिन रहा था। उसी समय गांव के मुखिया और मुकेश हमारे घर आए। मुखिया ने भारी मन से कहा, वो भेड़िया बहुत खतरनाक हो चुका है। जिसके रिश्तेदार दूसरे गांव में हैं, वो सब अपने अपने घर छोड़कर चले गए हैं। अगर तुम लोगों के पास भी कहीं जाने की जगह हो तो देर मत करो। लेकिन हमारे पास जाने के लिए कोई नहीं बचा था। मामा विक्रम और माँ दोनों अब इस दुनिया में नहीं थे। मुखिया के जाने के बाद दादी ने मेरी ओर देखा। आरव मेरी एक धर्म बहन है, मैं तुझे उसके पास भेज देती हूँ। मैंने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं दादी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब भेड़िया हमारे परिवार के पीछे पड़ चुका है। अगर मैं किसी और के घर गया तो उनके लिए भी मुसीबत बन जाऊंगा। उसने माँ और मामा को मार डाला। पापा की ये हालत भी उसी की वजह से हुई है। अब हम उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने दादी का हाथ कसकर पकड़ लिया। दादी ने भी दृढ़ आवाज में कहा, ठीक है, तो अब हम दोनों मिलकर उसी दरिंदे का सामना करेंगे। हमने घर में रखे सूखे मांस और सूखी सॉसेज निकाली। उन पर दादी ने बेहद तेज झड़ लगाया। उन्होंने कहा, इसकी बस थोड़ी सी मात्रा ही कई बैलों को मार सकती है। एक भेड़िया तो इसकी बराबरी भी नहीं कर सकता। दादी बोली, पहले तुम्हारे पापा ने यही मांस फंदों के पास रखा था लेकिन वो भेड़िया बहुत चालाक निकला। उसने मांस नहीं खाया, हालांकि उसकी लार जरूर टपकती रह गई थी। शाम होने पर मुखिया और मुकेश फिर हमारे घर आए। उन्होंने घर के आगे पीछे दीवारों के अंदर बाहर हर तरफ नए फंदे लगा दिए। मुखिया ने कहा, हम अर्जुन को इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया है। अब मैं और मुकेश रघुवीर के खाली पड़े घर में रहेंगे। अगर कुछ भी हुआ तो हम तुरंत पहुंच जाएंगे। एहतियात के तौर पर उन्होंने एक जिंदा बकरी भी आंगन में बांध दी। उसके चारे में भी वही झर मिला दिया गया। मुखिया बोले, अगर भेड़िया जल्दी आया तो बकरी खाते ही मर जाएगा और अगर देर से आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भेड़िए मरे हुए जानवर भी खा लेते हैं। इतनी तैयारी देकर सबको लगा अब शायद बचने की उम्मीद है। रात हो गई। हम इंतजार करते रहे लेकिन आधी रात तक भी भेड़िया नहीं आया। जहरीला चारा खाने के बाद बकरी खुद ही मर गई। कुछ ही देर में उसका शरीर अकड़ गया। उधर पापा अब भी बेहोश पड़े थे। मैं उनके सिरहाने बैठा था। दादी ने बड़ी मुश्किल से उनका मुंह खोलकर दवा पिलाई। मैंने धीमे से कहा, क्या पता पापा की गोली उसे लग गई हो, शायद अब वो आने की हिम्मत ही ना करे। दादी ने सिर हिलाया। वो इतना आसान नहीं है। अगर आज नहीं आया तो कल जरूर आएगा। रात और गहरी होती गई। दादी पापा के पास बैठी बैठी ही सो गई। मैं खिड़की से बाहर आंगन पर नजर रखे था। धीरे धीरे मेरी भी आंख लगने लगी। तभी मुझे लगा जैसे बाहर वाले दरवाजे की आवाज आई हो। मैंने देखा कोई आंगन पार करके लकड़ियों वाले कमरे की तरफ जा रहा था। चांदनी में वो बिल्कुल दादी जैसी लग रही थी। मैंने सोचा शायद आग के लिए लकड़ियां खत्म हो गई हूं, लेकिन कई मिनट बीत गए। वो वापस नहीं लौटी। मैंने दरवाजा खोला। सामने देखा दादी लकड़ियों के ढेर के पास झुककर कुछ उठा रही थी। उनका बैठने का तरीका बहुत अजीब लग रहा था। मैंने आवाज दी, दादी, सोने से पहले तो आप बहुत सारी लकड़ियां अंदर ले आई थी, अब फिर क्यों उठा रही हैं? अंदर चलिए, कहीं भेड़िया आ गया तो। तभी पीछे कमरे के अंदर से दादी की आवाज आई, आरव, किससे बात कर रहे हो? मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। अगर दादी अंदर हैं तो बाहर कौन है? लकड़ियों के ढेर के पास बैठी वो आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसका मुंह इंसान जैसा नहीं था। उसने डरावनी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और उसी पल मुझे समझ आ गया, भेड़िया आ चुका था। मैं पूरी ताकत से घर की ओर भागा। पीछे से भेड़िया भी बिजली की रफ्तार से मेरी ओर छुटा। मैं दौड़ते दौड़ते छत के नीचे पहुंचा। वहां झर लगी
सूखी सॉसेज लटक रही थी। मैंने एक झटके में उसे तोड़ा और जैसे ही भेड़िए ने मुंह खोला, मैंने पूरी सॉसेज उसके मुंह में ठूंस दी। उसने बिना सोचे निगल तो लिया, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हो गया। उसने जोर से उल्टी की और पूरा जहर बाहर निकाल दिया। उसी समय गोली चलने की आवाज गूंजी। मुखिया और मुकेश शिकार वाली बंदूक लेकर दौड़ते हुए आ गए थे, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि उन्हें साफ निशाना नहीं दिख रहा था। उन्हें डर था कि कहीं मुझे ही गोली न लग जाए, इसलिए कई गोलियां जमीन में जा लगी। भेड़िया एक झटके में पलटा और सीधे उनकी ओर टूट पड़ा। उसने मुखिया पर पंजा मारा। मुखिया दर्द से जोर से चीख उठे। मुकेश ने भेड़िए से भिड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पल में भेड़िए ने उसके शरीर का बड़ा टुकड़ा नोच लिया। दर्द के मारे मुकेश वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने जहर लगा सूखा मांस उठाकर बार बार भेड़िए की तरफ फेंका, लेकिन उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। लगता था मरे हुए मांस से ज्यादा उसे जिंदा इंसानों का शिकार पसंद था। मैं घबराकर बरामदे के नीचे रखा लोहे का बड़ा रेक कांटेदार फावड़ा उठाने दौड़ा। मैं मुखिया और मुकेश को बचाने बाहर निकलने ही वाला था कि दादी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मुझे जोर से धक्का देकर वापस कमरे के अंदर कर दिया। धड़ाम उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं चीख पड़ा, दादी दादी दरवाजा खोलिए। बाहर से उनकी कांपती हुई आवाज आई, आरव मेरे अच्छे बच्चे, तू बस जिंदा रहना। इतना कहकर दादी लोहे का रेक हाथ में लिए धीरे धीरे उस भेड़िए की तरफ बढ़ने लगी। उस समय भेड़िया मुखिया को जमीन पर दबोच चुका था। वो अपना मुंह खोलकर उनकी गर्दन काटने ही वाला था कि धड़ाक दादी ने पूरी ताकत से रेक उसके शरीर पर दे मारा। भेड़िया दर्द से जोर से गुर्राया। वो पलटा और सीधे दादी पर टूट पड़ा। उसने एक ही पंजे के वार में दादी को जमीन पर गिरा दिया। मैं कमरे के अंदर कैद था। दादी की दर्द भरी चीखें सुनकर मेरा कलेजा फट रहा था। मैं पूरी ताकत से दरवाजा पीटा रहा, दादी दादी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैं भागकर कमरे में हथौड़ा उठा लाया, पूरी ताकत से दरवाजे पर मारने लगा, लेकिन लंबी बीमारी के बाद मेरा शरीर इतना कमजोर था कि लकड़ी का दरवाजा भी नहीं तोड़ सका। मैं अपनी आंखों के सामने उस दरिंदे को दादी को नोच नोच कर खाते देखता रहा। कुछ ही देर बाद दादी की आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। फिर बाहर भी एकदम सन्नाटा छा गया। मैंने कांपते हुए खिड़की से बाहर झांका। वो भयानक भेड़िया जमीन पर तड़प रहा था। उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। एक मिनट भी नहीं बीता था कि उसकी टांगें सीधी हो गईं और वो हमेशा के लिए मर गया। उसी पल मेरी नजर कमरे के अंदर रखी दवा की आधी भरी शीशी पर पड़ी। मैं दौड़कर उसके पास गया। शीशी पूरी तरह खाली थी। तब मुझे सब समझ में आ गया। दादी ने वही जहरीली दवा खुद पी ली थी, ताकि जब भेड़िया उन्हें खाए तो वही जहर उसके शरीर में पहुंच जाए। मैं वहीं घुटनों के बल बैठ गया। मेरा मुंह खुला था, लेकिन रोने की आवाज तक नहीं निकल रही थी। मेरी दादी इस दुनिया की सबसे समझदार, सबसे बहादुर इंसान थी। उन्होंने अपनी जान देकर मुझे जिंदगी दे दी। करीब एक महीने बाद बसंत का मौसम आ गया। पापा को आखिरकार होश आ गया। हालांकि डॉक्टर उनका एक पैर नहीं बचा सके, लेकिन उनकी जान बच गई। शेरू भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाया। बसंत आने से पहले ही उसने आखिरी सांस ले ली। मैंने उसे कालू की कब्र के पास ही दफना दिया, ताकि दोनों साथी हमेशा साथ रहें। फिर एक दिन मैंने माँ और दादी की अस्थियां अपने कंधे पर उठाई। पापा को बैलगाड़ी पर बैठाया और हमेशा के लिए उस गांव को छोड़ दिया। उस गांव में जहां हमने अपना परिवार खो दिया था, हमने फिर कभी लौट कर न जाने की कसम खा ली।